चलिए लिखिए थर्मोडायनेमिक साइन स्टेट फंक्शन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में लिखें। तो मैं अभी तक आपको जो बताया मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट थर्मोडायनेमिक का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लिखिए प्रॉपर्टी which exact value कैन नॉट बी मेजर्ड। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। हो सकता है किसी बुक में एब्सोल्यूट लिखा हो, तो आप लिख लेंगे विच एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आप तो लिख लेंगे मेरे ख्याल से, तो बताने की जरूरत है। प्रॉपर्टी विच एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू कैन मेजर बताओ, टेम्परेचर के एग्जैक्ट वैल्यू मेजर किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है बेटा? मैकेनिकल। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही पता करनी है, और उनमें से कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपको पता करनी है, उसमें से सबसे पहला है डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू का मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच समझ गए होगे, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना। डेल्टा एच एस का मतलब क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी। एंड डेल्टा जी भी आप कितनी बार सुने हो? चेंज इन गैस। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? थर्मोडायनेमिक। और हमें इस पूरे चैप्टर में ये 4 प्रॉपर्टी ध्यान देनी है और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन हीट। इनके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि हम इनके बारे में पता करें, सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कितने तरीके से होते हैं, तब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है जिसे आप लोग जानते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। आइसोथर्मल। क्या कोई मुझे बताएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा। क्या डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी? यस नो?
तो जल्दी से मुझे बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? अ प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखें, अ प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड, आइसोबारिक अगर कोई बता सके तो कौन सा होगा बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या डेल्टा पी की वैल्यू 0 रख दूं? A process which carried out at constant pressure. A process which carried out at constant pressure and delta P is 0. क्या कोई मुझे आइसोकोरिक बताएगा? क्या होगा बेटा? वॉल्यूम का चेंज होना चाहिए, है ना? क्या लिखेंगे आप? A process which carried out at constant volume. A process which carried out at constant volume. Adiabatic. A process which carried out at constant heat. कोई भी हीट नहीं दे रहा, याद रखना थर्मो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट ट्रांसफर हो सकती है, बट एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास आइस का एक क्यूब है, आइस क्यूब, मैं उस आइस क्यूब को हीट दूंगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो आपने हीट दिया, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? तब तक नहीं होगा जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। तो आइस के मेल्ट होने के दौरान कोई टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है क्या? नहीं। एक पानी ही उबल रहा है, आप और ज़्यादा हीट दो, क्या और ज़्यादा उबलेगा? लेकिन उबलने के दौरान क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तब तक जब तक पूरा पानी बॉयल ना हो जाए, इवेपरेट ना हो जाए। क्या उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा कर सकते हो? जितना मन पे हीट दे दो, आप उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते वाटर का, यही ना? तो क्या ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। हीट देने पर टेम्परेचर चेंज होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है हीट देने पर, समझ लेना प्रोसेस आइसोथर्मल है। लेकिन अगर आपने हीट का ही कोई चेंजमेंट नहीं किया है, यानी एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन दौरान ना तो हीट आपने दिया है ना ही सिस्टम ने हमें हीट दिया है, तो टेम्परेचर का चेंज हो ना हो तो बात की बात है। तो उस प्रोसेस को आप एडियाबैटिक बोलेंगे। लिखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट हीट। साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल तो सबको पता है क्या होता है साइकिल? जहां से चले वही वापस आ जाए, यही तो कंप्लीट साइकिल होगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसेस है जो ए से बी में गया, बी से सी में गया और सी से डी में गया और डी से वापस आ गया। क्या उसने बहुत सारे स्टेप फॉलो किए, लेकिन फाइनल और इनिशियल और फाइनल स्टेप उसका सेम। तो एक ऐसा प्रोसेस जो जितने मन करे स्टेप फॉलो करे, जितना मन करे स्टेप फॉलो करा, लेकिन उसका जो फाइनल स्टेप होना चाहिए वो इनिशियल स्टेप ही होना चाहिए, यानी कि अपने ओरिजिनल स्टेट पे अगर वो वापस आ जाए तो समझ लेना उसे साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन अ प्रोसेस विच कैन फॉलो सेवरल स्टेप्स, can follow several steps and return to its initial step called cyclic process। मान लो इसके दौरान कोई एनर्जी का चेंजमेंट हुआ है Q1, इसके दौरान एनर्जी का चेंजमेंट Q2, इसके दौरान एनर्जी का चेंजमेंट Q3 और इसके दौरान एनर्जी का चेंजमेंट Q4 हुआ है।
तो टोटल एनर्जी का जो चेंज होगा Q, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, इसे हेस लॉ बोलते हैं। कार्नोट साइकिल इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप लोगों ने कभी सुना हो? साइक्लिक प्रोसेस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कार्नोट साइकिल। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं केमिस्ट्री में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कार्नोट साइकिल में हमने एनर्जी का यूज करना सीखा था। पहले के टाइम में जब कोई व्हीकल बनती थी तो उनका जो माइलेज था, माइलेज मतलब कितने लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर तक वो चलेगी, वो बहुत कम था, बहुत कम था। आप ये कह सकते हो कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो 2 से 3 किलोमीटर जाती थी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेट्रोल भी सस्ता था, तो सबके पास गाड़ियाँ भी नहीं थी। फिर अचानक से कार्नोट साइकिल आया, इंजन में यूज किया गया। आप सोच रहे हो कि यार इसका मतलब तो हमें समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत अगर कुछ एग्जाम्पल दे सके तो मज़ा आए। अच्छा, मैं तो गांव का एग्जाम्पल दूंगा भाई। क्या किसी ने चारा बालने वाली मशीन देखी है? Yes. है ना, ऐसे मस्त एकदम चारा बनाते हैं। तो ये उसमें एक साइकिल होता है पूरा, ठीक है, कुछ ऐसा बना होता है बेटा। यहाँ पे ऐसे एक हथियार लगा होता है ना, और आप यहाँ पे एक स्टिक होती है ऐसे, और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। यही होता है। मैं इसी को ऐसे समझू, एक नौसिखिया बंदा है जो पहली बार चारा बना रहा है गाय के, वो अपनी पूरी एनर्जी इसमें झोंक देगा। कैसे? वो उसको पूरी तरीके से एकदम फुल एनर्जी देगा कि उसको चलाएगा ऐसे, है ना। लेकिन एक गांव का लड़का है, उसने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो उसे पता है वो क्या करेगा। वो यहाँ से लेके यहाँ तक जोर लगाएगा, उसके बाद मेहनत नहीं लगाएगा। फिर अब बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपने आप पहुँचेगा। फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत जोर लगाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अपने आप पहुँचेगा। तो उसने ओवरऑल वर्क कहाँ से कहाँ तक किया, एक तो यहाँ और दूसरे यहाँ। क्या ये दोनों एनर्जी उसके लिए सेफ बच गई? कार्नोट साइकिल कुछ ऐसे ही काम करता है। पहले के जो इंजन बनाए गए थे वो हमेशा काम कराए जाते थे, कॉन्टिन्यूसली वो काम करता था, वर्क करता था। बाद में ऐसा किया गया कि भाई कुछ देर तक हम काम करें, उसके बाद उसे छोड़ दें तो ऑटोमेटिक वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर हमने थोड़ी सी एनर्जी दिया, फिर अपने आप वहाँ तक पहुँच गया। तो इस वजह से इस साइकिल को यहाँ पे एक पिस्टन का काम करते हैं। आप लोगों ने कभी पिस्टन वगैरह देखा हो तो आप तो नहीं देखे होगे, फिर भी मैं तो ऐड वगैरह ऐड देखा हो। मोबिल ऑयल का एक ऐड आता है, उसमें पिस्टन दिखाया जाता है, तो वो पिस्टन ही है, उसे कार्नोट साइकिल बोल सकते हैं। आप कहोगे कैसे? मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो देखो, ये मान लो पिस्टन मैंने बना दिया। ये एक इमेजिनेशन कराने की कोशिश है, कर पाओगे नहीं कर पाए वो आपके ऊपर है। इधर देखना बेटा, मैं इसको यहाँ से अटैच, पिस्टन को यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। अब ये फ्लेक्सिबल, तो जब ये नीचे की तरफ होगा तो क्या पिस्टन यहाँ पे होगा। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा क्या ये ऊपर जाता आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा क्या? नहीं। और जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उस टाइम पे ये पिस्टन यहाँ पे होगा। ये सुनो, तो मैं जब ये पिस्टन यहाँ पे था तो ये वाला पिस्टन यहाँ पे था, और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो ये पिस्टन ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब मैं इस एनर्जी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उस टाइम पे पिस्टन थोड़ा सा नीचे आया होगा और उसके बाद अपने आप होगा। फिर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया होगा, उसके बाद अपने आप होगा। ये पिस्टन का अप डाउन होने से एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जनरेट होती है और बाकी गाड़ियाँ चलती हैं आगे। इसी को कार्नोट साइकिल के नाम से जानते हैं। फिर इसमें आगे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं इसको फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे ठंडा कर दिया बेटा, गर्म कर, मतलब बंद कर दो।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप सोच रहे होगे कि इसका क्या मतलब हुआ। दो प्रोसेस, मैं फिर से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात, आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी टाइम पे रिवर्स हो सके। जैसे मैं एक टाइट स्प्रिंग पकड़ के लटक रहा हूं, तो जब तक मैं लटका हूं तब तक वो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और अचानक से मैं छोड़ दूंगा तो वापस से चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और उस एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कोई काम कर रहे हैं, और जैसे वो एक्सटर्नल फोर्स हटा वो वापस से अपने ओरिजिनल पेज पे पहुंच जाए तो समझ लेना वो प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस बॉटल को मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ लेके चलाऊं, फिर फोर्स हटा दिया, क्या ये वापस चला जाएगा क्या? ये कौन सा हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस होगा जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो तभी तक होगा, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो प्रोसेस किसी भी टाइम पर फोर्स के हटाते ही वापस इनिशियल स्टेज में पहुंच जाए तो आप वापस से रिवर्स हो जाए तो समझ लेना वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर ऐसा नहीं है तो समझ लेना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, लिखिए ठीक है। A process which can reverse at any moment after removing external applied force. A process which can reverse at any moment after removing external applied force, called reversible process. जैसे मैं एक साइकिल में हवा भरने वाला पंप लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया, एक साइकिल में हवा भरने वाला पंप लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कैप लगा दूं, यानी कि इस बॉल को पैक कर दूं पूरी तरह से। अब बताओ क्या हो, आप उसको कंप्रेस करोगे, आपने इसको कंप्रेस कर दी, ठीक है। कंप्रेस करके जब तक आप फोर्स को अप्लाई कर रहोगे तब तक तो वो कंप्रेस रहेगा, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ओपन कर दिया और आप इसको कंप्रेस कर दो, तो जो भी कंप्रेस करोगे तो जो भी एयर है वो तो इधर से बाहर निकल गया, तो क्या वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो अगर ये पैक्ड है तो यही सिस्टम कौन सा सिस्टम है, रिवर्सिबल, और अगर ये पैक्ड नहीं है, ओपन है, यही सिस्टम कौन सा सिस्टम है, इरिवर्सिबल सिस्टम। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? लिखेंगे, आपने रिवर्सिबल लिखा तो रिवर्सिबल भी लिख लोगे। प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल इज नोन एज इरिवर्सिबल। प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल इज नोन एज, दुनिया में दो ही टाइप के प्रोसेस हो गया, या तो रिवर्स हो गया तो नहीं होगा। अगर रिवर्स हो रहा है तो रिवर्सिबल, नहीं हो रहा है तो इरिवर्सिबल। और आपकी खास बात मैं आपको जानने के लिए बता दूं, हमारी बॉडी, मेरी बॉडी आज से 30 साल पहले कुछ और थी और आज कुछ और है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरी बॉडी में चेंजमेंट हुआ है, इन 30 साल के गैप के दौरान मेरी बॉडी काफ़ी डेवलप हुई है, चेंज हुई है। मैं चाहूँ कि अगले 30 साल में मैं वैसे ही वापस हो जाऊँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? इवन कि आज आप यहाँ पे बैठे हो, इन 2 घंटे के लेक्चर के दौरान आप बहुत बदल चुके हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बदल गई है।
लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आप डेली देख रहे हो, हर रोज देख रहे हो। आपका एक दोस्त है, आपसे कुंभ के मेले में बिछड़ गया, तब आप 5 साल के थे। दोस्तनी भी हो सकती है। तो मान लीजिए 20 साल के बाद जब आप उसे अचानक से देखते हो, अरे ये कितनी सुंदर लगने लगी। 20 साल पहले नाक एकदम ऐसे निकल रही होती है, ऐसे एकदम चुड़ैल जैसे बाल होते हैं, और 20 साल बाद अचानक से आप देखते हो, अरे मामला गड़बड़ हो गया। तो ये जो 20 साल का गैप है, आप अचानक से देखते हो और आप देखते हो, अरे वो तो बदल गए। अगर आप उसे डेली बदलते हुए देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो बदल रही है। अचानक से आपने 20 साल बाद देखा तो बॉडी तो चेंज हो रही है। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप बदल रहे हो हर वक्त, हर क्षण, हर रोज जब आप सोते हो, जब उठते हो, बहुत बदल चुके हो, नया जन्म लेते हो, आप बहुत बदल चुके होते हो। ठीक है, आपकी शरीर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है जब आप रात में सोते हो और सुबह उठते हो। तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस वापस से रिवर्स हो सकता है क्या? आप वापस वैसे ही हो सकते हो जैसे आप थे? नहीं ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल, तो क्या बोलोगे? देखिए, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल। हम डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। अभी तक क्या देखा, अब देखेंगे। सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल में। सबसे पहले आप रिवर्सिबल में लिखेंगे। अच्छा बताओ, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल पाथ? रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, रिवर्सिबल पाथ या इररिवर्सिबल पाथ? नाम से ही पता है, क्या ही पूछ लिया है ना, क्या ही पूछ लिया। लेकिन जो पूछा वो सवाल तो सवाल होता है। लिखेंगे इट फॉलो रिवर्सिबल पाथ। और जो चीज रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रहा है उसको कंप्लीट होने में, प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा बताओ? मैं कह रहा हूं मुझे यहां से लेके वहां उस वॉल तक जाना है, मैं गया, रिवर्स हो गया, फिर से गया, फिर रिवर्स हो गया, रिवर्सिबल पाथ। तो क्या ज़्यादा टाइम लेगा? एक्चुअली अगर ये प्रोसेस, ये पाथ रिवर्सिबल है तो पूरी तरीके से ख़त्म होने में ये रास्ता इनफाइनाइट टाइम्स लग सकता है। क्योंकि आपने जो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन आपको पढ़ाया गया था, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं, अगर होना है तो इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, it takes infinite times. रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है? इनफाइनाइट टाइम्स लेने वाला है। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम्स लेता है वो हमारे लिए एक इमेजिनरी प्रोसेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। लिखेंगे नेक्स्ट में, इट इज एन इमेजिनरी प्रोसेस। और जो इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो कर रहा है और प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, क्या उसमें इक्विलिब्रियम आएगा? यस और नो? नहीं आएगा, आएगा, और हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा, तभी तो इनफाइनाइट टाइम ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर इस प्रोसेस के दौरान मैं वर्क करने की कोशिश करूं,
तो क्या वर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम? मिनिमम। मैं चल रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम तक मैं काम ही करता रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, तो क्या वर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम? मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वर्क डन ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। अब आप इररिवर्सिबल प्रोसेस में अपने मन से लिखेंगे। पहला पॉइंट बताएंगे क्या लिखना है? इट फॉलो इररिवर्सिबल पाथ। कितना टैलेंटेड हो यार तुम लोग, तुरंत पता चल गया क्या लिखना है। चलो दूसरा पॉइंट बताओ। इट टेक्स फाइनाइट टाइम, है ना? इट टेक्स फाइनाइट टाइम, यानी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी जितना ये ले रहा है। इट टेक्स फाइनाइट टाइम। नेक्स्ट, क्या ये इमेजिनरी है या नेचुरल है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? क्या है बेटा? सिस्टम। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सिस्टम सिर्फ दो टाइम पे इक्विलिब्रियम में आएगा। एक जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा और दूसरा जब प्रोसेस एंड हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम अटेन only at starting and ending of the process, या beginning and ending लिख दो, या फिर starting and ending of the process। अब वर्क डन मैक्सिमम होगा? नहीं, वर्क डन मिनिमम नहीं बोल सकते, वर्क डन मिनिमम नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम नहीं होगा, ये बात तो फिक्स है। हाँ, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। मिनिमम होगा या नहीं होगा तो बाद की बात है ना। मैं वर्क ही नहीं करना चाहूँगा तो अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज़ को कभी मिनिमम नहीं बोल सकते हो। जैसे शायद आप लोगों ने कभी अर्जुन के पांचों भाइयों का नाम जानते हैं? अर्जुन तो एक था, तो चार और बचे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और एक और थे युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े हैं ना। अच्छा, उनके गुरु का नाम बताएगा कोई? गुरु द्रोणाचार्य। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य उन लोगों को लेकर के शिकार पे गए। शिकार करने ने एक्चुअली वो धनुष विद्या दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। आपने बहुत बार ये कहानियां सुनी होंगी। सबने कहा, जैसे उन्होंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन का पूरा यूनिवर्स दिख रहा, पेड़ दिख रहा है, बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। उन्होंने कहा तो साइड हो नहीं। सबसे पूछा तो आखिरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर उन्हें मिला जब अर्जुन ने बोला कि गुरुवर मुझे उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार ये सबसे आज तक का सबसे बेस्ट आंसर। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अब चूंकि कर्ण को तो वो पढ़ाते नहीं थे, एकलव्य को, कर्ण को भी कौन सा पढ़ाते थे? तो एक बार जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे जब अर्जुन का जिक्र हो रहा था तो ये हुआ कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो कर्ण ने पूछा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा उसने बचपन में ही, हम सब चिड़िया पेड़ पौधे देख रहे थे, उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तो उसने ये कहानी बताई। तो पता है कर्ण ने क्या बोला? दुनिया का कोई भी आंसर बेस्ट नहीं हो सकता, बेटर हो सकता, बेस्ट नहीं। तो ये हुआ भाई अगर तू होता तो क्या आंसर देता? तो उसने कहा मेरा आंसर होता है जब मैं बाण चलाता हूं वो खुद ही लक्ष्य बन जाते हैं। आपको लक्ष्य देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इमेजिन करते हो, चला देते हो, वो खुद ही लक्ष्य बन जाता है। ये उस टाइम का सबसे बेस्ट आंसर। तो अर्जुन का आंसर बेस्ट था, लेकिन कुछ सालों बाद एक और बेस्ट आंसर मिला। तो दुनिया में कभी कोई बेस्ट चीज नहीं हो सकती। पर जो करने का वो सच थोड़े है। क्यों नहीं सच? अच्छा वो कहीं भी चला देगा लक्ष्य नहीं बन जाएगा। हाँ क्यों नहीं, कहीं भी चला देगा वो लक्ष्य बन जाएगा। यही तो करने की खास बात थी। इसलिए तो सबसे महान धनुर्धर था। अर्जुन से बहुत ज़्यादा महान था, लेकिन चूंकि अब अर्जुन महान धनुर्धर की एक उपाधि मिल गई थी तो दूसरा महान धनुर्धर नहीं बन सकता।
तो इसलिए कर्ण को नहीं रखा गया। अदरवाइज कर्ण भाई सच में बेस्ट था। अचानक से एक बार कर्ण ने ऐसे तीर मारा, अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे गया। अर्जुन ने तीर मारा, कर्ण का रथ 108 कदम पीछे गया। अर्जुन बड़े खुश हुए, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोले। अगले तीर में फिर से उसने एक मारा, ये 8 कदम पीछे गए। वो हंस दिए, वाह क्या धनुषधर। अर्जुन को आ गई गुस्सा। अरे एक बात बताओ यार केशव, तुम यार किसके साइड हो? उन्होंने कहा भाई मैं तो किसी की साइड नहीं, मैं तो एक सारथी हूँ, मैं किसी के साइड नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं उसको मार रहा हूँ तो वो 108 कदम पीछे जा रहा है, उसने एक तीर चलाया, हम सिर्फ 8 कदम पीछे गए और आप कह रहे हो वाह क्या धनुषधर है, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। अक्सर ऐसा तो जलन होता ही है बच्चों के अंदर। आप में से मान लो किसी ने, जैसे कि करण 620 नंबर लेके आया, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। गुड्डू 590 नंबर लाया, मैंने कहा वाह क्या स्टूडेंट है, तो करण को जलन होगी, तकलीफ होगी कि भैया मैं 620 लाया हूँ, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, गुड्डू 590 लाया है और उसे बोल रहे हैं, तकलीफ तो होगी कि नहीं? सबको पता है, उसे ही पता है कि तकलीफ होगी, अर्जुन को भी हुई। तो आखिर अर्जुन ने पूछ ही लिया, जब होता है ना ऐसा तो पूछ लेते हैं भाई बताओ, हाँ। तो उन्होंने पूछ लिया भाई कैसा क्यों, उन्होंने पता आंसर क्या दिया। मेरे ख्याल से वो आंसर सबको पता है, सबने कई बार सुना है ये कहानी। उन्होंने आंसर दिया, उसके रथ पे वो अकेला बैठा है और आप जब तीर मार रहे हो तो 108 कदम पीछे जा रहा, माना ठीक है तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ही ताकतवर हो। आपके रथ को जरा देखो, इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला सृष्टिहार खुद मैं बैठा और पहाड़ उठाए बजरंगबली सामने बैठे हुए, बजरंगबली के भार को आज तक कोई आंक नहीं पाया कितना है, और उसके बावजूद आपका रथ 8 कदम पीछे जा रहा है, हिलना तक नहीं चाहिए, 8 कदम पीछे जा रहा है। सोचो वो कितना महान धनुषधर है। अर्जुन को आंखों में आ गए आंसू, उनका हे प्रभु मुझे माफ करो। घमंड, उनका घमंड वहीं पे चूर चूर हो गया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का घमंड ऐसे चूर किया जाता है। बजरंगबली ने बहुत सारे लोगों का घमंड चूर किया, भीम का भी किया था, सुदर्शन का भी किया था। सुदर्शन का नाम सुना? वो एक चक्र है, लेकिन उस चक्र की सोचो अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। वो किसी कहीं भी जाता था एकदम किसी को पता तक नहीं चलता था, हजारों की भीड़ में एक को मारा वापस आ गया, किसी को पता तक नहीं चलता। ये है सुदर्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग उस जमाने की। आज टेस्ला ने ये काम कर दिखाया, लेकिन उस जमाने में रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि अब रॉकेट छोड़ने वाले, हमारे पास जितने भी रॉकेट हैं वो जाते हैं, मिसाइल जितनी भी रॉकेट है, अगर उसको मान लो कोई सेटेलाइट छोड़नी है तो वो जाते हैं, सेटेलाइट छोड़ते हैं, वापस अपनी जगह आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हर एक बार जब भी आपको सेटेलाइट लॉन्च करनी होती थी आपको पूरे एक रॉकेट पूरा बर्बाद करना होता था। लेकिन अब क्या होता है, रॉकेट जाता है, सेटेलाइट छोड़ के वापस अपनी जगह पर आके बैठता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें पहले से हैं, तो कोई भी आंसर बेस्ट नहीं हो सकता, कोई भी वर्क मैक्सिमम हो सकता है बट मिनिमम नहीं हो सकता, उससे भी कम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस है जो बार बार हो सकते हैं उसमें वर्क क्या हो सकता है, मैक्सिमम। लेकिन कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल नहीं है तो प्रोसेस कैसा होगा, उसमें वर्क मैक्सिमम तो नहीं होगा। एक बार आज के लेक्चर में जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सबको रिवाइज करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। फटाफट जल्दी से बताइए, शुरू से बताओ क्या क्या पढ़ा हमने, देना बेटा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एनर्जी के मेन सोर्स कितने हैं, 3। कौन कौन सा, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और फिर मैंने कुछ लिमिटेशंस पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ने से पहले ही उसकी लिमिटेशंस पढ़ लिए। कौन कौन सा लिमिटेशन बताइए। ये कभी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील नहीं कर सकता, और क्या होगा, अभी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्या, और कभी रेट नहीं बताने वाला है किसी प्रोसेस का। फिर आया सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। मैंने कहा सिस्टम क्या होता है, आपने कहा पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो
जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसे हम सिस्टम बोलेंगे। उसके अलावा पूरा यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला बाउंड्री कहलाता है। कितने टाइप के सिस्टम है? 3 टाइप के। कौन कौन सा? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में बताओ क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? मैटर एज वेल एज एनर्जी। क्लोज में और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेट एंड पाथ फंक्शन पढ़ा था। स्टेट फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन का मतलब जो पाथ पर भी डिपेंड करे। पाथ फंक्शन कहाँ बताऊंगा। पाथ फंक्शन यानी कि अब वर्क डन एक बेस्ट एग्जांपल था और हीट इसका एग्जांपल था पाथ फंक्शन का, और वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था? स्टेट फंक्शन का एग्जांपल था। फिर मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी और उसकी साइज पर डिपेंड करे, और अगर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है? वॉल्यूम क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? ओके। प्रेशर क्या है? टेम्परेचर क्या है? ओके। डेंसिटी क्या है? फिर हमने थर्मोडायनेमिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। क्या है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसका चेंज सिर्फ मेजर कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। कोई एग्जांपल थर्मोडायनेमिक का बता दो। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताओ जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ओके। फिर हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जानने की कोशिश की। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। फिर आइसोबारिक यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। फिर आइसोकोरिक का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। साइक्लिक का मतलब जो कई रास्ते को कवर करते हुए अचानक से अपने सेम पाथ मतलब सेम पोजीशन पे वापस आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी टाइम पे रिवर्स हो सके, तब जब आपने एक्सटर्नल एनर्जी को हटा दिया, और अगर ऐसा ना हो तो अच्छा। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा या मिनिमम? मैक्सिमम। इरिवर्सिबल प्रोसेस में नॉट मैक्सिमम। रिवर्सिबल प्रोसेस कितना टाइम लेता है? और इरिवर्सिबल? ओके। रिवर्सिबल प्रोसेस किस टाइप का प्रोसेस है? और इरिवर्सिबल? नेचुरल। इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे होता है रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में तो हमेशा रहता है, इरिवर्सिबल में स्टार्टिंग और एंडिंग में। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आज बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।